केदारनाथ धाम एक बार फिर आया एवलांच। केदारनाथ मंदिर से करीब 4 किलोमीटर पीछे हुआ हिमस्खलन। एवलांच में सभी श्रद्धालु सुरक्षित। नगर निगम ने बस्तियों का पुराना टैक्स किया माफ। कांग्रेस ने नए वित्तीय वर्ष पर टैक्स लेने के फैसले का किया स्वागत। हाईकोर्ट के आदेश पर 18 जून से जिलों में चलेगा स्वच्छता अभियान। प्रशासन ने विभागीय अधिकारियों को 2 दिन में कार्यस्थल तय करने के दिए निर्देश। चैट जीपीटी उत्तराखंड अफसरों के लिए बन रहा है कारगर। ऐप के माध्यम से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट बनाने में होगी आसानी। एसडीएम नंदन कुमार ने नगरपालिका कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को तलब करने के निर्देश। तीर्थयात्रियों को मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहन की सुविधा। बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं और दिव्यांगों श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। भाजपा पार्टी को देहात क्षेत्र में मजबूत किए जाने को लेकर के भाजपा ने रुड़की जिला कार्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला कार्यालय रुड़की का शिलान्यास करने के लिए सीएम धामी ने जिला कार्यालय का भूमि पूजन करके कार्यक्रम में पहुंच करके शिलान्यास किया। भूमि पूजन में हरिद्वार सांसद, रुड़की विधायक सहित भाजपा के दिग्गज नेता भी कार्यक्रम में पहुंचे। मंगलौर क्षेत्र में भाजपा ने जिला कार्यालय रुड़की का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुश्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। देश में भाजपा सरकार के विकास कार्य लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। इसमें 21 लाख का आंकड़ा अभी तक पार कर गया है और जब यात्रा पूरी होगी, इस प्रकार से यात्रा में लोगों का इस बार उत्साह है। भक्तों का जो एक सैलाब और उनका उत्साह, चाहे बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाले सभी जो भी हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब की यात्रा सरल हो, आसान हो, सुगमता से हो, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने कहा सर जिस तरह से ये 9 साल है बेमिसाल है सर, जो पिछला कार्यकाल नैनीताल में भारत सरकार की संपत्ति कब्जे के मामले में मेट्रोपोल होटल का आज कमिश्नर कुमाऊं ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही कमिश्नर ने आसपास के 130 से ज्यादा अतिक्रमण पर कमिश्नर ने सख्ती दिखाई है और प्रशासन को नियम के तहत सभी को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मेट्रोपोल स्थित पार्किंग में फैली गंदगी को लेकर के पालिका ईओ को फटकार लगाई गई। वहीं मेट्रोपोल होटल के अंदर रखे कबाड़ को बेचने का डेटा भी सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रखने पर नाराजगी व्यक्त की। सभी डाटाओं के सुव्यवस्थित ढंग से रखने के निर्देश दिए गए, अन्यथा कार्रवाई करने की बात कही। मैंने पहले भी कहा था, मैं फाइन आपको लगाऊंगा, इनसे काटिए फाइन। कब होती है नीलामी? कब वो देंगे ना? आपने कब आवेदन किया था और कब नहीं किया? आपकी ये स्पोर्ट्स पता चलेगा। मेंटेन्ड बाय म्युनिसिपल। इनको नोटिस भी जारी किए गए हैं पूर्व में, और क्योंकि गवर्नमेंट की संपत्ति है और गवर्नमेंट की ड्यूटी है इसको प्रोटेक्ट करना, तो नोटिस इनको दिए गए हैं। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया कि विधिवत तरीके से इसमें अतिक्रमण को खाली कराने का काम ये शुरू करें। जिम्मेदारी साफ़ सफाई की 100% पालिका की है। टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, उनका राइट है कि उनको साफ़ सुथरी जगह मिले। वो आज यहाँ पे नहीं मिली है और 2-3 बार चेतावनी के बाद भी नहीं मिली है। तो आज एक लिखित में एक शोकॉज नोटिस हमने यहाँ के ईओ को दिया है कि क्यों ना आप पे कार्रवाई की जाए और क्यों ना ये धनराशि एज अ दंड आपसे वसूली जाए। उसका जवाब अभी हम वेट करेंगे उस पर, फिर उसके बाद आगे उस पर डिसाइड करेंगे।
दिनेशपुर बालाजी मंदिर में निशान यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा में भगवान श्री खाटू श्याम का ध्वज लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाचते गाते जय घोष लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान नगर के कई स्थानों पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं आज श्याम बाबा का विशाल दरबार दिनेशपुर में लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इस यात्रा में भगवान खाटू श्याम के दीवाने मधुर गीतों की धुन पर नाच रहे थे। उनके पीछे श्रद्धालुओं की भीड़ झंडा लिए चल रही थी। भगवान श्री खाटू श्याम के ध्वज को गाजे बाजे और जयकारों के साथ भक्तों ने नगर भ्रमण कराया गया। वहीं क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने इस ध्वज यात्रा में प्रतिभाग किया। ये दिनेशपुर में दूसरी बार जो है शैम संकीर्तन होने जा रहा है दिनेशपुर शैम मित्र मंडली के द्वारा। और कल हमारा जो है ठीक सायं 8 बजे से संकीर्तन आरंभ होगा, जिसमें ब्रिजरस से साध्वी वहाँ से हमारी जो पूनम दीदी है वो आ रही है। और समस्त शैम भक्त प्रेमियों से यही निवेदन करेंगे कि शैम कीर्तन में पधारें और यहाँ हाजिरी लगाकर अपने सार्थक जीवन को सार्थक करें। और जैसा कि मैं बता चाहूँगा आप सभी को कि शैम खाटू श्याम जो है, जो महाभारत की लड़ाई हुई थी, महाभारत का युद्ध हुआ था, इसमें एक से एक बढ़कर एक जो महारथी है इसको सभी जानते होंगे, लेकिन खाटू श्याम सबसे बड़े महारथी थे। अगर वो चाहते तो 3 मिनट में महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे, लेकिन इतने बड़े दानी वो थे कि उन्होंने अपने शीश का दान कर दिया था। कर्ण को हम लोग जरूर जानते हैं कि उन्होंने अपना कवच कुंडल दान दे दिया था, लेकिन शीश के दानी बर्बरी जो खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने अपना शीश जो है दान में दे दिया था। इसीलिए कलयुग में सबसे ज़्यादा उन्हें पूजा जाएगा। और आज आप देख ही सकते हैं पूरा देश ही नहीं विश्व उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और हम भी लगातार ये दूसरी बार ये मेन चौरा दिनेशपुर में खाटू श्याम का ये दरबार लगा रहे हैं और श्याम संकीर्तन कर रहे हैं। आज हमने जो है बाबा की निशान यात्रा निकाली है। कल आपको 7 बजे से हमारे यहाँ पर भव्य बाबा श्याम का दरबार होने जा रहा है। इसमें पूर्णिमा दीदी, पूनम दीदी पधार रही हैं। बहुत ही सुंदर भजन कल आपको हमारे दिनेशपुर जो है कल खाटू धाम में परिवर्तन होने जा रहा है। बाबा खुद स्वयं यहाँ पर विराजमान होंगे और बहुत ही सुंदर बाबा का भव्य कीर्तन होने जा रहा है। बक्सर जिले को इस बार जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वजह यह है कि मानसूनी बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, लेकिन नगर में पानी निकासी के लिए नालों और नालियों की हालत ठीक नहीं है। नगर के मुख्य बाजार हो या फिर हरिद्वार रोड मोहल्ला, सभी मोहल्ले के अधिकांश नाले नालियां गंदगी और कबाड़ से पटे पड़े हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक नालों और नालियों की समय रहते सफाई नहीं हो पाई तो बरसात में हालात खराब हो सकते हैं। बरसाती पानी ओवरफ्लो होकर के मकानों व दुकानों में भर सकता है। बता दें कि नगर में 11 वार्ड हैं और कई विकसित बस्तियों में भी, और इन सभी इलाकों की प्रॉपर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित करा पाना पालिका प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। नगर के मुख्य नाले पर घरेलू जल निकासी और बरसाती जल की निकासी का ज़्यादा दबाव रहता है, लेकिन इन नाले की पूरी तरह से सफाई और मरम्मत नहीं हो पा रही है। लिहाजा नगरवासियों में बरसात को जलभराव का खतरा बना हुआ है। ये कहना चाहूँगा, सफाई को लेकर जो है ठेका हो चुका है। नाला नालियों की सफाई चल रही है और रूटीन में लगभग 1 हफ्ता हो गया कार्य सुचारू रूप से बड़े नालों की सफाई चल रही है। कब तक हो जाएगा? ये लगभग 10 दिन के अंदर सारी सफाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए, नगर पालिका लक्सर का इस समय भगवानी मालिक है। कोई भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। जगह जगह नाले चौक हैं और बरसात नज़दीक है। ऐसी स्थिति अगर आ गई कि बरसाती पानी गलियों में मोहल्लों में अगर भर गया तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसका जिम्मेदार सीधे नगर पालिका प्रशासन होगा। जो है वर्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है और इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय, उनके द्वारा भी विशेष निर्देश प्रदान किए गए हैं कि नालों की सफाई समय से करा ली जाए। इसलिए मानसून पूर्व नालों की सफाई की निविदाएं जारी कर कार्य प्रगति पर है और यथाशीघ्र जो है नाले अपनी सुचारू अवस्था में वर्षा पूर्व आ जाएंगे। नालों की सफाई होनी जरूरी है क्योंकि गलियों में पानी भर जाता, जनता बड़ी परेशानी होती है। अगर समय पर सफाई नहीं होगी तो जनता त्रस्त हो जाएगी इस चीज़ के लिए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या पैदा होती है। तो नगर पंचायत को चाहिए कि सबसे पहले नालों की सफाई जरूर जल्दी करें।
रामनगर हल्द्वानी नगर पर ग्राम गैबुआ के समीप सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि 18 वर्षीय हर्षित जोशी निवासी अफजलगढ़ जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश बुधवार को रामनगर स्थित ग्राम गैबुआ में अपनी ननिहाल आया था तथा शाम को वो अपनी मामी के साथ स्कूटी से जा रहा था। स्कूटी उसकी मामी चला रही थी। इसी बीच एक अज्ञात वाहन चालक ने स्कूटी में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें हर्षित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में मृतक की मामी ममता की भी चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस भी घटना की जानकारी में जुट गई है। गैबुआ में एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिस संबंध में एक व्यक्ति हर्षित की मौत हो गई थी, जिसको 112 द्वारा राजकीय चिकित्सालय रामनगर में दाखिल किया गया था। रामनगर पुलिस द्वारा उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना खरगोन द्वारा की जाएगी। देहरादून में कांग्रेस ने सरकारी राशन की दुकानों से बांटे जा रहे फोर्टिफाइड चावल पर प्रश्न उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि विशेषज्ञों की चेतावनी के बावजूद भी केंद्र सरकार देश भर में ये चावल बंटवा रही है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी और मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने पत्रकार से वार्ता की। पत्रकारों से दौरान उन्होंने कहा कि जोशी ने कहा कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और नीति आयोग के 2 वरिष्ठ सदस्यों ने केंद्र सरकार को फोर्टिफाइड चावल के प्रयोग को लेकर के आगाह किया है। सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस मिनरल युक्त चावल में एनीमिया और मधुमेह जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं। दसौनी ने दावा किया कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी आयरन फोर्टिफाइड चावल के बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता जताई है। बता दें कि उन्होंने अब आरोप लगाया कि भारत में एक बड़ी आबादी को फोर्टिफाइड चावल बांटने के पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव भी एक वजह है। लक्ष्मी बुला दो। लक्ष्मी अग्रवाल में अपना समय निकाल कर आप लोग आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। कांग्रेस मुख्यालय में आप सभी का स्वागत। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। इनको बधाई नहीं दी, नेशनल पैनलिस्ट हो गई हमारे। नेशनल पैनलिस्ट हैं अब। इनकी जबलपुर ड्यूटी लगी थी। सरकार फोर्टिफाइड राइस वितरण की बात कर रही है। उसके वितरण में इंडियन मेडिकल काउंसिल ने भी सवाल खड़े किए हैं, नीति आयोग ने भी सवाल खड़े किए हैं, और नीति आयोग के जो सदस्य हैं, एक सदस्य सम्मानित सदस्य हैं कृषि के प्रोफेसर रमेश चंद जी ने, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं, और दूसरे जो उनके टेक्निकल एडवाइज़र हैं, टेक्निकल सदस्य हैं अनुराग कुक्कड़ जो तकनीकी सदस्य उनके, उन्होंने भी फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करके सरकार को इसका वितरण न करने के संबंध में कहा। लेकिन सरकार फोर्टिफाइड चावल का वितरण करके देश की जनता को धीमा जहर देने का प्रयास कर रही है। तेजी से आती हूटर या सायरन की आवाज़ आपको एकदम चौकन्ना कर देती है, मगर जब देखते ही देखते कुछ लोग टशन के लिए इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हों तो बड़ी परेशानी होती है। शहर की सड़कों पर दौड़ते वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न, हूटर और सायरन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह ने बताया कि प्रेशर हॉर्न पूरी तरह से प्रतिबंध है। नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गाड़ी को सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हूटर और सायरन का इस्तेमाल इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी या एम्बुलेंस ही कर सकते हैं। उन्हें हर समय सायरन हूटर बजाने का अधिकार नहीं है। एम्बुलेंस में मरीज होने पर ही सायरन हूटर बजाया जा सकता है। इसके अलावा आग की सूचना पर जाते समय ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी में सायरन और हूटर का प्रयोग हो सकता है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में जितेंद्र यादव बनाम सरकार एवं आदि वाले प्रकरण में ये निर्देशित किया गया है कि प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्न या इस तरीके के ध्वनि प्रदूषण यंत्रों का प्रयोग और बिक्री दोनों को प्रतिबंधित किया जाना है।
तो जहाँ तक इनके प्रयोग का प्रश्न है उसको लेकर के तो पुलिस या आरटीओ के ऑफिसर्स एनफोर्समेंट कर ही रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के अनुसार इसमें चालान किया जाता है और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को भी सस्पेंड करने का प्रावधान है और हमने ये कार्यवाही भी शुरू कर दी है सस्पेंशन की। दुकानदारों के संबंध में अब दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इनकी बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। अगर बिक्री प्रतिबंधित होगी तो फिर प्रयोग ऑटोमेटिकली प्रतिबंधित हो जाएगा। तो इसको लेकर के दुकानदारों को पहले हमने मोटर वाहन अधिनियम में जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रावधान हैं, उसके विषय में अवगत कराया है कि अगर वो इस तरीके के ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को बेचते हुए पाए जाते हैं या बेचने को प्रोत्साहित करते हुए पाए जाते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182(a) के अनुसार उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 साल की सजा या दोनों हो सकते हैं। इस तरीके का प्रावधान जो कि मोटर वाहन अधिनियम में वो आरटीओ विभाग जो हमारा परिवहन विभाग है उसके साथ आरटीओ साहब के साथ एक बैठक वहाँ पर ली गई थी व्यापारियों के साथ, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो प्रेशर वाहन को प्रतिबंधित किया गया है उसके बारे में उनको जानकारी देना और ये अपील करना कि किसी तरीके से प्रेशर वाहन की वो बिक्री ना करें क्योंकि इसका प्रयोग प्रतिबंधित हो चुका है। और इसके लिए अगर इस अपील के बाद अगर किसी के भी शॉप पर किसी प्रकार का प्रेशर वाहन पाया जाता है तो उसमें कड़ी जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी, जिसमें 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में शिक्षक पिता की हत्यारोपी बेटी और उसके प्रेमी हरिद्वार पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसकी जानकारी पर हाथरस पुलिस हरिद्वार पहुंची और दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया। बता दें कि प्यार में रोड़ा बन रहे शिक्षक पिता दुर्गेश कांत का बृहस्पतिवार को उसकी बेटी ने ही प्रेमी संग मिलकर के गला रेत करके हत्या कर दी थी। मामला हाथरस के नगला अलर्जी गांव का है। वहाँ सनसनीखेज वारदात हुई थी जिसमें एक शिक्षक है वहाँ पर जिनका मर्डर हो गया था। ये मर्डर जो प्राथमिक जानकारी मिली उनकी ही बेटी और उसके दोस्त के द्वारा मिलकर किया गया था। चूँकि मैटर बहुत सेंसिटिव था तो सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। सूचना के आधार पर यहाँ पर हरिद्वार से एसओजी और अन्य टीम लगाई गई थी, जिसके बाद बच्चों को स्पॉट किया गया था और इसके बाद उनको नियमानुसार लाके पूछताछ की गई। समस्त पूछताछ जानकारी जो है हाथरस पुलिस से भी शेयर की गई, जिस पर वहाँ से वहाँ के आईओ और टीम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहाँ आने के बाद इनके द्वारा नियमानुसार न्यायालय से जो है ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। क्योंकि समस्त प्रकरण हाथरस से रिलेटेड है, उसमें क्या परिस्थितियाँ रही, क्या कारण थे और क्या रहा, इस संबंध में पूरी जानकारी विस्तृत हाथरस पुलिस से ही प्राप्त हो सकती है। लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंदा, 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मरने वालों में एक महिला और एक बच्ची शामिल थे। भोजवा गांव के पास हाईवे में ये दर्दनाक हादसा हुआ था। बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर विकासनगर से, जहां पर उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार मामले में नदी नालों की जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर के प्रशासन की कार्रवाई जारी है, जिसके चलते जहां एक और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सरकारी भूमियों पर अब हुए अवैध कब्जों को हटाए जाने की कवायद लगातार जारी है, जिसके चलते पहले चरण में प्रशासन द्वारा धार्मिक संरचनाओं का व्यवस्थीकरण किया गया है। वहीं अब नदी किनारे और सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनी बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने की प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके चलते अवैध कब्जों को चिन्हित करके फिर से नोटिस थमाए गए, जिसके चलते सेलाकुई में के प्रभावित ग्रामीणों ने तहसील में इस कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर के नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और तहसील प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र तहसीलदार को सौंपा। उनको क्यों छोड़ा जा रहा? हमारी मांग है तोड़ो आप, न्यायालय का आदेश है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मांग ये है कि उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार जो आदेश आया है नदी खालों का, जिसके आधार पर अतिक्रमण बताया कि उसको तोड़ने का, मांग ये है कि उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार जो आदेश आया है नदी खालों का, जिसके आधार पर अतिक्रमण बताया कि उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं।
इन्होंने जो नोटिस दिए हैं वो नोटिस की जो लिस्ट है वो अधूरी है। इसमें गरीब जो लोग हैं परिवार के, उन लोगों को तो नोटिस थमा दिए, कुछ के पास नोटिस भी नहीं है, उनको कह दिया खाली करो जी। और जो बड़े बड़े जो है मगरमच्छ हैं, यहाँ पे उद्योगपति हैं, यहाँ पे स्कूल हैं, मेंटल हॉस्पिटल है, सहसपुर सेलापुर का थाना भी उसी में आ रहा, ये तमाम जो है नदी का नंबर है। और इस पर जो कब्जा है 121 पे कब्जा किया हुआ है उद्योगों ने, और 122 की रजिस्ट्रियाँ हैं, और बेनिफिट भी ले रहे। केंद्र सरकार से जो है जो सुविधा दी गई थी यहाँ पर उद्योगों को, उसका पूरा फायदा उठा रहे जो है। उनको नोटिस देंगे, उनको भी तो इसी श्रेणी में, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, उनको भी छोड़ा जा रहा। हमारी मांग है तोड़ो आप, न्यायालय का आदेश है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सेलापुर के कुछ ग्रामीणों द्वारा हमको एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, उनमें जो उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि उनमें जो बड़े संस्थान हैं कि वो मतलब वो भी सरकारी भूमि बने हुए हैं और उनकी भी जांच की जाए, उनको भी तोड़ा जाए। चूँकि उनका कहना यह है कि ये इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो हमारे द्वारा उनकी भी जांच की जाएगी, और अगर वो मतलब सरकारी भूमि पर बने हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी के कर्मचारियों ने मुख्य अधिकारी के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अधिकारी और गुरुकुल कांगड़ी के बड़े पदाधिकारियों को पर मिलीभगत पर फार्मेसी की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आक्रोशित कर्मचारियों का आरोप है कि गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय, गुरुकुल और कन्या महाविद्यालय और गुरुकुल फार्मेसी को गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी पे विलय करने को लेकर के लंबे समय से चर्चा चली आ रही है, लेकिन तीनों संस्थाओं के अधिकारी दीनानाथ शर्मा ने गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय और गुरुकुल कन्या महाविद्यालय के विलय को लेकर के अपनी संस्तुति दे दी है, जबकि गुरुकुल फार्मेसी को विलय करने की संस्तुति नहीं दी गई है। कर्मचारियों ने मांग करी है कि अन्य संस्थाओं के साथ ही फार्मेसी का भी विलय किया जाए। हमारे द्वारा जो है प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का विलय बहुत जल्दी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हो जाएगा। लेकिन आज जब प्रस्ताव हमें ये मिला तो आज हमें पता लगा कि इन्होंने विद्यालय विभाग और कन्या गुरुकुल देहरादून का तो प्रस्ताव बना के भेजा है, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का कोई प्रस्ताव इनके द्वारा नहीं बना के भेजा। और जिस तरह महाविद्यालय की जमीनों को खुर्द किया गया, उसी प्रकार जो है इनकी नजर गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी आर्य विद्यासभा की जमीनों पर है। बहुत जल्दी ये जो है जमीनों को बेचना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी को इस तरह रखा गया है। हमारी मांग ये है कि कुलपति, रजिस्ट्रार और जो है यूजीसी के तमाम अधिकारियों को ज्ञापन भेजा जाए, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का विलय भी यूजीसी में किया जाए। लक्सर तहसील में तहसील दिवस पर मात्र 42 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से महज 8 शिकायतों का निस्तारण हो सका। आपको बता दें कि शासन की ओर से प्रत्येक माह पर चल पहले मंगलवार को तहसील मुख्यालय पर जन समस्याओं को निस्तारण हेतु तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन लक्सर तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस में 42 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हो सका। तहसील दिवस में लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम के अलावा चिकित्सा विभाग, राजस्व व पुलिस के साथ ही कृषि विभाग और कुछ अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उपजिलाधिकारी ने बताया कि तहसील दिवस पर 42 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से ज़्यादातर शिकायत अतिक्रमण व चक्रोड नाला निर्माण जमीन पैमाइश से संबंधित है। सभी शिकायतों के लिए संबंधित विभाग को 1 हफ्ते के निस्तारण करने के निर्देश दिए। तहसील दिवस में कुल मिलाकर के 42 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 8-9 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है और शेष शिकायतें विभागों को दी गई हैं। मुख्य रूप से जो रूटीन की शिकायतें होती चक रोडों में कब्जा या मेड़बंदी से संबंधित या ज़मीन की पैमाइश से संबंधित शिकायतें यहाँ पर अमूमन ज़्यादा आते हैं और उसी प्रकार की शिकायतें इसमें आज के तहसील दिवस में भी आई हैं। कुछ नाला निर्माण के संबंध में और नाले की सफाई से संबंधित इस टाइप की शिकायतें भी हैं जो संबंधित विभागों को दी गई हैं और सभी से 10 दिन के अंदर निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। खिचा तहसील में तहसीलदार गिरीश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील दिवस लगाया गया, जिसमें से तहसील क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना गया। समस्याओं में मुख्य रूप से चक मार्ग खोलना, विद्युत विभाग, जल संस्थान एवं सड़क निर्माण करने की मांग को लेकर के लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। कई समस्याओं का निराकरण मौके पर किया गया। अन्य समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को करने के निर्देश दिए गए।
1 साल से ज़्यादा हो गया रहा है। अभी तक की हमारे पास कुछ 6 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं विभिन्न विभागों की, जिसमें से एक शिकायत का मौके पर निस्तारण कर दिया गया था और अन्य शिकायतों के लिए संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें निस्तारण के लिए अवगत करा दिया गया है कि जल्द ही समय अनुसार उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।